उसके बाद मैंने नायब तहसीलदार को फ़ोन किया। मैंने कहा आप आओ ऊपर और मेरा घर की मेजरमेंट करो। वो कहते हैं कि आप गाड़ी लाओ। अब मैं गाड़ी कहाँ से लूँ उसके लिए? इधर से मेरे पास गाड़ी थोड़ी थी। बोलते गाड़ी लाओ उधर से, फिर मैं तेरे घर आऊँगा। तेरे नायब तहसीलदार ने कहा? हाँ। तो फिर 2-3 बार मैंने फिर से कॉल की, फिर उसके बाद फिर गया मैं दोबारा भाला, और मैं भद्रवा कैंपस में पढ़ता हूँ। अब मैं उधर कैंपस जाऊँ कि इनके पास आऊँ, वहाँ पे भी मेरी वो शॉर्टेज निकालते। अब यहाँ पे जब मैं फिर से इनके पास आया, मैंने कहा मेरी आप फ़ाइल निकाल दीजिए, वो आप तहसीलदार के पोर्टल में डाल दीजिए। तो वो कहते हैं कि आपके भाई की सैलरी रिसिप्ट आई ही नहीं। तो फिर जब मैंने चेक किया तो वो थी उनके पोर्टल में, लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों बोला। उसके बाद मैंने फिर से दोबारा बोला तो फिर से कहते आपकी सैलरी रिसिप्ट नहीं आई, और फिर मुझसे वो रिश्वत मांगने लगे 20-25 हज़ार। माननी चाहिए आप जो डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे बैठे हो, एक गरीब का जो है आपको बददुआएं लगेंगी। किस तरह से आप जो है ड्यूटी कर रहे हो? परेशान है गरीब का बेटा, गरीब परेशान है। कहाँ है वो एमएलए? से वो रिश्वत मांगने लगे 20-25 हज़ार। ये देखिए, जो भाला में नायब तहसीलदार है, कह रहे हैं कि 20-25 हज़ार रुपये जो है रिश्वत मांगी। कलेजा फट जाता है। शर्म। ताहिर चौधरी साहब तो लोगों का काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी बहुत पहले से भी हमें कंप्लेंट्स आई। कभी वो एक माफिया की तरह भाला में जो है एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। आदाब, फेयर वॉइस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ पंचग्राई में। आप सबको बताता चलूँ, मेरे साथ जो है नौजवान 2 साथी है और मेरे ही गांव के हैं। सुनने में आया कि काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ, पुलिस स्टेशन भी ये गई। 10-15 लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो इन लोगों को जो है पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। सबसे पहले हमारे साथ है आरिफ जरगर, आप सब जानते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आरिफ भाई, क्या मसला है पूरा, ज़रा बताइए। जी खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, वक्तन फ़वक्तन लोगों के घर आते हैं, लोगों के मसले बयान करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। तो आज जो मसला हुआ है वो ये है कि जो है हमारा जो है काम ही है लोगों के काम करना, लोगों के काम करना। ये तो इसी तरह ये हमारा शारिक है, यहाँ हमारे गाँव का है, आप इसे जानते हैं। इसने जो है इकनॉमिकली वीकर सेक्शन जो रिजर्वेशन है, कैटेगरी है, उसके लिए तहसील ऑफिस भाला में अप्लाई किया था आज से 5 महीने पहले। और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जो है 15 दिनों के अंदर आपने यहाँ वो फाइल इशू करनी है या वो रिजेक्ट करनी है। लेकिन तहसील एडमिनिस्ट्रेशन भाला की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो बहरहाल अब नेट के फॉर्म निकले थे, शारिक साहब ने उसका फॉर्म भरना था। तो अब 10 को उसकी लास्ट डेट है। आज से 2 दिन पहले शारिक साहब तहसीलदार के पास गए, तो तहसीलदार साहब ने जो है इनको बोला, सबसे पहले इनके साथ बदतमीज़ी से बात की। उसके बाद इनको बोला कि मैं संडे को आपके घर आऊँगा। और उससे पहले भी नायब तहसीलदार भी यहाँ से आके गए हैं, पटवारी भी आए हैं, जेई भी आए हैं। इनका मैथमेटिक्स इतना वीक है कि इनको मेजरमेंट ही भूल जाती है। उसके बावजूद कल शारिक साहब ने 4 बजे तक वेट किया तहसीलदार साहब का अपने घर पे, लेकिन तहसीलदार साहब नहीं आए। उसके बाद जनाब ये बात हुई कि शारिक साहब मेरे पास आए। मैंने जो है डीसी साहब को एक रिप्रेजेंटेशन भेजी शारिक साहब के बिहाफ पे कि इसके साथ जो है जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। जो भाला में तहसीलदार हैं ताहिर चौधरी साहब, तो लोगों का काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी बहुत पहले से भी हमें कंप्लेंट्स आई। कभी वो एक माफिया की तरह भाला में जो है एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, एक गुंडे की तरह भाला में जो है एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक जो एम्प्लॉय की अपनी रिस्पेक्ट ना करे, एक अपने वालिद साहब के उम्र के एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट ना करे, वो आवाम की या गरीब लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। और उसको वहाँ पे तानाशाही के लिए नहीं लाया गया है, लोगों की खिदमत करने के लिए लाया है। वो लोगों का नौकर है, वो लोगों का जो है दादागिरी करने के लिए नहीं है। उससे पहले भी उसकी कंप्लेंट्स आती थी, कभी वो ड्राइवरों के कागज़ लेता था अपने घर, कभी क्या, लेकिन हमने कभी इंटरवीन नहीं किया था। फाइनली जब शारिक साहब के हक की बात आई, गरीब के हक की बात आती है, तो हमने डीसी साहब को बोला। डीसी साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इनको मैसेज दिया कि आप वहाँ पे जाइए, और आज तहसीलदार साहब यहाँ पे आए। उसके बाद मुझे मिले और मुझे कहा आप बहुत गुंडागर्दी कर रहे हो। फिर मैं तहसीलदार हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ आपके खिलाफ। मैं आपके वालिद साहब को सस्पेंड कर दूंगा। मेरे वालिद साहब रेवेन्यू में ही सर्विस करते हैं, उनको मैं सस्पेंड कर दूंगा। मेरे वालिद साहब तहसीलदार साहब भाला की तरह 12 बजे ऑफिस नहीं जाते हैं, कभी 2 बजे ऑफिस नहीं जाते हैं, 10 से 5 पूरे ऑफिस में रहते हैं। और ये पूरे भाला की आवाम जानती है। तो तहसीलदार साहब कभी 12 बजे आते हैं, कभी 1 बजे आते हैं। 2 चमचे बिठा के रखे हैं जो वहाँ छोटे तहसीलदार बने हुए हैं, और हमें पता है वो क्या क्या गफले करते हैं। बहुत जल्द मैं तहसीलदार साहब के साथ अब देखूंगा। अगर तहसीलदार साहब को मेरे साथ रिफ्ट थी
तो उनमें अगर दम था मेरे साथ मुकाबला करते, हम लीगल एक्शन पे बात करते, वो मेरे खिलाफ करते। मैं उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ वहाँ बदतमीजी की ऑफिस में? हाँ, उनको माँ बहन की गालियाँ दी। और जब माँ बहन की गालियाँ दी तो हम उनके खिलाफ जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस पोस्ट इंचार्ज भाला उनके पास देने गए, और पुलिस पोस्ट इंचार्ज भाला के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें उसकी रसीद वगैरह दी। तो और उनका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा पूरे भाला पुलिस के स्टाफ का। तो उसके बाद तहसीलदार साहब मेरे वालिद को बुलाते हैं कि आप जनाब कंप्रोमाइज़ करो, आप लिखो कि आपका बीपी हाई हुआ था, जो भी कंडीशंस में लिखूंगा आप उस पर सिग्नेचर करो, अगर आप सिग्नेचर नहीं करोगे तो मैं आपको नौकरी खा जाऊंगा, आपको मैं सस्पेंड कर दूंगा। अगर तहसीलदार साहब के पास इतनी पावर्स हैं तो वो तहसीलदार साहब जो है डीसी साहब उसको डिसमिस कर दे, डिविजनल कमिश्नर साहब उसको डिसमिस कर दे, उसके तहसीलदार की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे गुंडे मवाली की हमें भाला में कोई ज़रूरत नहीं है जो आवाम का इस्तेहसाल। मुझे लगता है शारिक साहब के अलावा बहुत से लड़के होंगे जिनके सर्टिफिकेट्स यहाँ पे पेंडिंग होंगे। तो इसलिए मैंने उन पर कंप्लेंट की है, उसका भी बहुत जल्दी रिएक्शन आएगा, मैं कोर्ट के थ्रू वो करूँगा। और मज़ीद आप शारिक जी से, जिसका जो है आरिफ भाई ने कहा कि किस तरह से जो है ई डबल एस का इशू जो है यहाँ से बना। शारिक, क्या मसला था पूरा, ज़रा आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो 5 महीने से आपका जो है एक कागज़ नहीं बन पाया? अमजद भाई, आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। मैंने अगस्त में ई के लिए अप्लाई किया था। रो क्यों रही है आप? आज दिसंबर हो रहा, अभी तक उन्होंने मेरी ई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। ये कोई तरीका थोड़ी होता शर्म है। आनी चाहिए। आप जो डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे बैठे हो, एक गरीब का जो है आपको बददुआएं लगेंगी। किस तरह से आप जो है ड्यूटी कर रहे हो? परेशान है गरीब का बेटा, गरीब परेशान है। कहाँ है वो एमएलए हमारे, सिर्फ सोशल मीडिया पे जो है भाषण देते थे, निकले सामने ज़रा गरीबों की मदद करना, हाई लगेगी गरीबों की, याद रखना। तो फिर अभी तक नहीं बन पाया क्या, मतलब ऐसा क्या चाह रहे हैं वो? क्या मैंने अगस्त में जब अप्लाई किया तो उसके बाद मैंने नायब तहसीलदार को फ़ोन किया। मैंने कहा आप आओ ऊपर और मेरा घर की मेजरमेंट करो। वो कहते हैं कि आप गाड़ी लाओ। अब मैं गाड़ी कहाँ से लूँ उसके लिए? इधर से मेरे पास गाड़ी थोड़ी थी। बोलते गाड़ी लाओ उधर से, फिर मैं तेरे घर आऊँगा। तेरे नायब तहसीलदार ने कहा? हाँ। तो फिर 2-3 बार मैंने फिर से कॉल की, फिर उसके बाद फिर गया मैं दोबारा भाला, और मैं भद्रवा कैंपस में पढ़ता हूँ। अब मैं उधर कैंपस जाऊँ कि इनके पास आऊँ, वहाँ पे भी मेरी वो शॉर्टेज निकालते। अब यहाँ पे जब मैं फिर से इनके पास आया, मैंने कहा मेरी आप फ़ाइल निकाल दीजिए, वो आप तहसीलदार के पोर्टल में डाल दीजिए। तो वो कहते हैं कि आपके भाई की सैलरी रिसिप्ट आई ही नहीं। तो फिर जब मैंने चेक किया तो वो थी उनके पोर्टल में, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों बोला। उसके बाद मैंने फिर से दोबारा बोला तो फिर से कहते आपकी सैलरी रिसिप्ट नहीं आई, और फिर मुझसे वो रिश्वत मांगने लगे 20-25 हज़ार। ये देखिए, जो भाला में नायब तहसीलदार है, कह रहे हैं कि 20-25 हज़ार रुपये जो है रिश्वत मांगी। कलेजा फट जाता है, शर्म की बात है। क्या आपको गवर्नमेंट सैलरी नहीं देती? डीसी साहब को जो है गौर करना चाहिए। जो हमारे एमएलए साहब है, परियार साहब जो है, या वहाँ पे महराज मलिक साहब है, या शक्तिराज परियार साहब है, जिनके अंदर ये जो है चुनाव वैली थोड़ा आता है, कम से कम देखिए गरीब का साथ दे। इसीलिए तो आपको एमएलए बनाया गया था कि तानाशाह लोग यहाँ पे मत छोड़िए, नहीं बर्दाश्त कर पाएगी आवाम। गरीब है, मेहनत करता है लड़का, ये सारे पूरे गाँव जानता है, मैं गारंटी देगा पूरा गांव इसकी कि मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है, ताकि कोई नौकरी लेके जो है देश का कुछ काम हो सके। उसके बाद जब आप तहसीलदार ऑफिस में गई, उनसे क्या बात हुई? फिर जब नायब तहसीलदार ने नहीं आए, फिर परसों गया मैं इधर से, फ्राइडे को गया था मैं। तो फ्राइडे को मैंने नायब तहसीलदार को कहा कि आज आप ऊपर चलो। तो फिर जब उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, खुद आऊँगा, फिर उनको मैंने वहाँ से साथ लाया। उनके पास गाड़ी थी, लेकिन वो मुझे झूठ बोल रहे थे कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो जब वो यहाँ पे आए, फिर उन्होंने देखा यहाँ पे घर मेरा, तो कहते हैं कि आपके पास काऊ शेड है, आपको नहीं बनेगा। और ऊपर से ये भी कहते हैं कि जो ये नक्शा बनाया जेई साहब ने, ये गलत बनाया है। तो अब जेई साहब गलत है, फिर वही ठीक है। अब ये इनका कौन सा तरीका कि जेई ने गलत नक्शा बनाया। फिर जब वो यहाँ से गए, फिर जब मैं फिर दोबारा यहाँ से गया दूसरे दिन संडे को, तो अब मैं बाहर बैठा था। सुबह 9 बजे गया था यहाँ से, मैं 10 बजे तक मैंने उनको वेट किया, तहसीलदार सर का। तो 12 बजे जब मैं वहाँ पे था तो मैंने सुना कि तहसीलदार सर आए। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने खिड़की से झांक के तहसीलदार के रूम में देखा। तो अब बहरहाल मैंने देखना था, मैंने कंफर्म तो करना था, अंदर तो मैं जा नहीं सकता था। तो जब मैंने देखा तो तहसीलदार मुझे बोलता है या तो बाहर जा या तो अंदर। जब मैं अंदर उनकी परमिशन लेके गया, अंदर से बोलते हैं ऐसे आतंकवादी झांक के देख। तो आतंकवादी थोड़ी है, उन्होंने वहाँ से मुझे ला के भेजा। फिर जब उनको कहा मैंने कहा आप आओ, तो आप मेरा घर अभी चेक करो। तो वो बोलते नहीं मैं कल आऊँगा। फिर जब दूसरे दिन संडे को मैंने उनका वेट किया शाम को 4 बजे तक, तो वो फिर भी नहीं आए। फिर मैंने कुछ ना कुछ तो करना था। फिर मैंने डीसी को
एक लेटर लिखा, उस पर लिखा, मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम लिखी। फिर मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके कहने पे फिर वो आज मेरे घर पे आए, उन्होंने मेरे घर की मेजरमेंट की। जब यहाँ से वो वापस गए, जब वहाँ पे पहुँचते तो वहाँ पे जो ये MTS एम्प्लॉय थे जावेद साहब, मेरे गांव के थे वो। अब वो मुझे फेवर तो करेंगे क्योंकि उनको दुख हुआ परसों। उनको भी उन्होंने गाली दी, उनको बहन चोद कहा एक सर्टिफिकेट के लिए। ये कोई तरीका क्या? नहीं परेशान है डीसी साहब यहीं बैठे। देखिए डीसी साहब से भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ गरीब आवाम बैठी हुई कम से मदद करे। आरिफ भाई, डीसी साहब को तो लेटर लिखना था अगर काम नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से आपने लेटर लिखा या शारिक भाई ने लिखा। आपकी डैडी पे जो है किस तरह बदतमीज़ी क्यों है? सुनने में आ रहा था, भाला के लोग भी फ़ोन कर रहे थे, कुछ कह रहे थे लास्ट पे गेट आउट हो जाओ, ऐसे सुनने में आ रहा था कुछ। देखिए खान साहब, जब ये मुलाजिम जो है ना, ये तानाशाह जब होते हैं, जब इनको कोई हायर ऑफिसर ऊपर से फ़ोन करता है तो इनका ईगो जो है वो हर्ट होता है। वही सेम हुआ है मिस्टर ताहिर चौधरी जो जम्मू से हैं, इनका भी ईगो हर्ट हुआ और इन्होंने, मैंने जो कंप्लेंट बनाई शारिक के फेवर में जो जेन्युइन थी, शारिक की जगह कोई और होता मैं फिर भी बनाता, ताहिर चौधरी की जगह कोई और तहसीलदार होता मैं फिर भी शारिक का साथ देता। तो वो इनको हर्ट हुआ, उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, मेरे वालिद साहब को गालियाँ दी ऑफिस में और कहा कि अब जब मैंने FIR काटी फिर इनको बोलते हैं आप कंप्रोमाइज़ करो मेरे साथ, एफिडेविट में बनाता हूँ और मैं उसमें कंडीशंस लिखता हूँ कि आपका BP हाई हुआ था। मेरे वालिद साहब का BP कभी हाई हुआ ही नहीं है। तो ऐसे वो मेडिकल भी खुद, तहसीलदार भी खुद, मेडिकल डॉक्टर भी खुद, और बाद में बोलते हैं कि मैं जो है आपको सस्पेंड करूंगा। वो वहाँ पे बड़े बॉस बने हैं, अंदर मुझे धमकी दी आपको मैं हवालात डालूंगा शारिक साहब के सामने। तो और भी 2-3 आदमी थे यहाँ अड्डे में, उनके सामने मुझे धमकियाँ दी। अपने जो हैं 2-3 एम्प्लॉयज़ उनके साथ होते हैं, उनके और खुद के वो कहने पे तहसील को चलाते हैं। हमें ऐसे मुलाजिम की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर वो इसका आज वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, फिर भी उनसे पूछ होनी चाहिए कि आपने 5 महीने या अपने पोर्टल पे डिले क्यों रखा। उन पे फ़ाइन जो है वो जुर्माना होना चाहिए, और वो जुर्माना ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में किसी गरीब को ये सताए ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे डीसी साहब से? कोई मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि वो काम करने, उन्होंने मेरे कहने पे उनको यहाँ पे भेजा। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उनको कहें कि मेरा सर्टिफिकेट मुझे इशू कर दें। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरह से जो है परेशान है यहाँ के जो है आवाम। तो फिर भी मैं गुजारिश करूँगा डीसी साहब से कि इस मसले पे आप भी देखिए, और मैं कोशिश करूँगा तहसीलदार साहब भाला से भी बातचीत करने की, नायब से भी बातचीत करने की, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि फेयर वाइज दोनों तरफा दिखाने की कोशिश करता है। कि जिस तरह से भाई ने कहा कि नायब तहसीलदार ने जो है कहा 10-20 हज़ार रुपये की रिश्वत दी, क्या ये सच है क्या ये झूठ है, पूरा तो मामला हम भी नहीं जानते। इसलिए मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अपना पक्ष रखना चाहें तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। फेयर वाइज हमेशा दोनों तरफा सुनने की कोशिश करता है और दिखाएगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए।